नमस्कार, मैं आदित्य सर, आदित्य जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और कल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में राम मंदिर का एक वीडियो दिया था। उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि राम मंदिर का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। उसके पहले मैं बाबर आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। मैंने बताया था आप लोगों को बाहों में आजा शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, और मैंने बताया था आप लोगों को सबसे पहले कौन आया, बाबर। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया, जी हाँ, बाहों में आ से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऐसा आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं कहां पर, हुमायूं के पास। जी हाँ, चलिए चलते हैं हम लोग हुमायूं को देखने। बस कुछ देर रुकिए और पूरा का पूरा हुमायूं आपको जिंदगी भर में याद करा दूंगा और एसएससी और बीपीएससी और यूपीएससी के लेवल तक ले जाऊंगा। तो घबराना मत मेरे दोस्त, चलो ले चलते हैं हुमायूं की जिंदगी देने। देखिए मैं लिखा हूं हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 56। मतलब क्या, मतलब क्या? देखिए 1530 से 1540 तक हुमायूं का शासनकाल रहा और एक बार 1555 से 56 तक हुमायूं का शासनकाल रहा। यानी पहला ही यहां पर टॉपिक कहना चाहता है कि दूसरी बार गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। बस इसको मानकर चलना है और मैं इसे समझाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए मेरा नाम क्या है, हुमायूं। मेरा नाम क्या है, हुमायूं। नाम क्या है, हुमायूं। मेरे नाम का अर्थ क्या है, सौभाग्यशाली। नाम का अर्थ क्या है, सौभाग्यशाली। मेरा नाम क्या है, हुमायूं। नाम का अर्थ क्या है, सौभाग्यशाली। मेरा पूरा नाम जो है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। मैं कितनी बार गद्दी पे बैठा? 2 बार गद्दी पे बैठा। एक 30 से 40 तक और एक 55 से 56 तक। 55 से 56 तक दूसरी बार मैं गद्दी पर रहा। ऐसा मेरा नाम क्या है, हुमायूं। नाम का अर्थ क्या होगा, सौभाग्यशाली। मेरा पूरा नाम क्या होगा, तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ऐसा नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। मेरे पिता का नाम क्या था, बाबर। पिता का नाम क्या था, बाबर। पिता बाबर, माता कौन थी, माहम बेगम। पिता बाबर, माता महम बेगम। पिता बाबर, माता महम बेगम। मेरे नाम का अर्थ सौभाग्यशाली, क्योंकि मुझे विरासत में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली थी। ऐसा मुझे विरासत में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली थी। मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी दी गई विरासत में। बाबर के द्वारा मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली थी विरासत में। जी हाँ, बहुत सारी रियासतें मिली थी, बहुत सारे स्थान मिले थे मुझे विरासत में मेरे पिता के द्वारा। तो मेरे पिता कौन थे, बाबर। माता कौन थी, माहम बेगम। जी हाँ, पिता कौन थे, तो बाबर। माता कौन थी, माहम बेगम। मान लेना है मेरा नाम क्या है, हुमायूं। नाम का अर्थ क्या होगा, सौभाग्यशाली। पूरा नाम क्या होगा, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। मेरे पिता का नाम बाबर, माता का नाम क्या था, तो माहम बेगम। जी हाँ, मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई। उससे तो मेरी बहुत सारी पत्नियां थी। तो सबसे प्रिय पत्नी के रूप में ये हमीदा बानो बेगम को मैं बहुत ज्यादा मानता था। उससे मैं इश्क फरमाता था, उससे मैं बहुत ज्यादा मानता था। और ये हाजी बेगम, इसको भी मैं लव यू बोला करता था। जी हाँ, वैसे तो बेगा बेगम, बिगे बेगम, यह लोग भी मेरी वाइफ ही थी, किंतु सबसे प्रसिद्ध जो थी वह हमीदा बानो बेगम थी। मेरी प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम। और मेरा जन्म जो हुआ, मेरा जन्म कब हुआ, तो 7 मार्च 1508 को। कहां पर हुआ, काबुल में। मेरा जन्म कब हुआ, 7 मार्च 1508 को। और मैं कहां पर जन्म लिया, काबुल में। और मैं गद्दी पकड़ा, मैं गद्दी कब पकड़ा, 1530 में। कहा कि आगरे की गद्दी में पकड़ता हूं, मैं ही वो हुमायूं हूं। जी हां, मेरा नाम क्या है, हुमायूं। नाम का अर्थ सौभाग्यशाली। पिता का नाम बाबर, माता का नाम माहम बेगम। पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जी हाँ, मेरा जन्म कब हुआ, 1508। जन्म कब हुआ, 1508। गद्दी कब पकड़ा, 1530। गद्दी कब पकड़ा, 1530। जन्म कब हुआ, 1508। गद्दी कब पकड़ा, 1530। जी हाँ, जन्म कहां पर लिया, काबुल में। गद्दी कहां का पकड़ा, आगरे की। जन्म कहां पर लिया, काबुल में। गद्दी कहां का पकड़ा, आगरे की। ऐसा मैं दूसरी बार गद्दी जो है 1555 में पढ़ा। 23 जुलाई 1555। डेट में कुछ 19-20 हो सकता है। ऐसा जी हाँ, 29 दिसंबर, कहीं 29 दिसंबर देता है, कहीं 30 दिसंबर देता है। 23 वर्ष की अवस्था में मैं गद्दी पकड़ा था। ऐसा मैं युवा राजकुमार हुआ करता था उस समय। ऐसा अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। मेरे प्रमुख दुश्मन मेरे जीवन के, शेरशाह, अफगानी शेरशाह था, और एक बहादुर शाह, ये गुजरात का था। ये दोनों मेरे प्रमुख दुश्मन थे, जो मुझे शासन नहीं करने देते थे, मुझे डिस्टर्ब कर दिए थे। शेरशाह सूरी और ये बहादुर शाह गुजरात वाला। ठीक है, तो पिता बाबर, माता महम बेगम। पिता बाबर, माता महम बेगम। जन्म 1508, गद्दी 1530। जन्म 1508, गद्दी 1530। जन्म काबुल में, गद्दी आगरे की। जन्म काबुल में, गद्दी आगरे की। जी हां, ऐसा मेरे प्रमुख दुश्मन शेरशाह और कौन थे, बहादुर शाह। ऐसा गुजरात वाला। और मैं बातें करता हूं मेरे पिता जब डेथ बेड पर थे। जी हां, मेरे पिता जो बाबर है, जब वो मृत्यु शैया पर थे, जब डेथ बेड पर थे,
तो वह हमसे कहते हैं कि बेटा हुमायूं, मेरे पिता का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा लड़का था, वो कहते हैं बेटा हुमायूं तुम क्या करना, अपने साम्राज्य को तुम 4 भागों में बांट, अपने भाइयों के बीच में कर देना, बंटवारा कर देना। ऐसा जी हाँ, मेरे पिता के आदेश के अनुसार क्या किया, अपने भाइयों के बीच मैंने क्या किया कि बांट दिया अपने साम्राज्य को। यहां तक कि मैं अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा का प्रदेश दे दिया और गद्दी पकड़ने के पूर्व मैं बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। जी हाँ, मैं ही वो हुमायूं हूं जो अपने पिता के आदेशानुसार अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया और यही मेरी असफलता का भविष्य में कारण भी बना। जी हाँ, अपने भाइयों के बीच मैंने क्या किया, अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया पिता के आदेशानुसार। ऐसा मैं इतना दिलेर था, मैं इतना दिलवाला था कि मैंने क्या किया कि मैंने एक कार्य किया, मैंने क्या किया कि अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा का प्रदेश दे दिया। मैं बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। मैं कौन था, तो बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। ऐसा ठीक है, मैं ही वो हुमायूं हूं। कहानी आगे बढ़ती है। पिता के आदेशानुसार जब मैंने बंटवारा किया तो मैंने कामरान को काबुल दिया, असगरी को संभल दिया और हिंदाल को अलवर दिया। जी हाँ, मैंडेट कीजिएगा, कामरान को काबुल, असगरी को संभल और हिंदाल को अलवर की जागीर मैंने प्रदान की थी। जी हाँ, तो कामरान कसे काबुल, असगरी को संभल और हिंदाल को अलवर की जागीर मैंने दी थी। अब देखिए, थोड़ी सी मैं कहानी आगे ले चलता हूं। आगे जाने के पहले थोड़ा सा मैं पास्ट में चलना चाहूंगा। मेरे जब पिता बाबर ने शराब को बंद कर दिया था तो वो अफीम का सेवन अपने साम्राज्य में, मेरे पिता ने क्या किया कि शराब को बंद कर दिया और बंद करने के बाद वो अफीम का सेवन करने लगे थे। तो मैं अपने पिता के साथ अफीम का सेवन करने लगा और वह लत आज तक कायम है और मैं अफीम का बहुत बड़ा नशेड़ी हो गया और मुझे अफीम खाने की लत लग गई और मैं अफीम खा के हमेशा मस्त रहता था और लड़कियां मेरी कमजोरी थी और मैं हमेशा लड़कियों के बीच खीरा रहता था। ऐसा जी हाँ, और मुझे चरित्रहीन भी कहा गया, मैं हुमायूं, मुझे कैरेक्टरलेस भी कहा गया। बातें करता हूं कि एक बंदा था, क्या नाम है, लेनपुल। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था और एक लेनपुल था, वो कह दिया हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। ये हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दिया। ये प्रसिद्ध विद्वान लेनपुल कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दिया। किसका स्टेटमेंट है ये? लेनपुल का स्टेटमेंट है। मुझे इस रक्षाबंधन में तो राखी बांधने कोई नहीं आया, लेकिन मुझे राखी बांधा गया। किससे? कर्णावती ने मुझे राखी बांधा था। सबसे पहली बार किसने राखी बांधा? मुझे कर्णावती ने मुझे राखी भेजा था। किसने भेजा था राखी? उस वक्त से क्या हो गया था, अपने सुहाग की रक्षा की बात की थी, कर्णावती मुझे राखी भेजी, उस समय से रक्षाबंधन का त्योहार भी शुरू हुआ, ऐसी मान्यता है। जी हाँ, मैं था ज्योतिष शास्त्र में मैं विश्वास करता था। जी हाँ, ये ज्योतिष होते हैं। मैं भविष्य वक्ताओं में विश्वास करता था। मैं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहना करता था। सप्ताह के 7 दिन मैं 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहना करता था। एक बार फिर से बात करता हूं, मेरा नाम क्या है? हुमायूं। नाम का अर्थ क्या होगा? सौभाग्यशाली। जन्म कब हुआ? 1508। गद्दी कब पकड़ा? 1530। पिता का नाम क्या था? बाबर। माता का नाम क्या था? माहम बेगम। बोलता क्या नहीं रे, तुम बोलना है उधर से। पिता का नाम क्या है? तो बाबर। माता का नाम क्या है? माहम बेगम। जन्म स्थान कहाँ था? काबुल में। गद्दी कहाँ के पकड़ी? आगरे की। पिता के आदेशानुसार मैंने क्या किया? अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। जी हाँ, मैं किसका नशा करता था? अफीम का। मैं सप्ताह के 7 दिन कितने रंग का कपड़ा पहनता? 7 रंग का। जी हाँ, ऐसा। मुझे राखी भेजने वाली व्यक्ति का नाम क्या था? रानी कर्णावती। जी हाँ, रानी कर्णावती ने मुझे राखी भेजा था। ऐसा रानी कर्णावती मुझे राखी भेजती है, मुझे हुमायूं को राखी भेजती है। अफीम का मैं लती था, लड़कियों का शौकीन था, हमेशा लड़कियों से मैं घिरा रहता था। ऐसा कहानी को थोड़ी सी और आगे ले चलते हैं। होता क्या है कि मैं 1530 ईस्वी में दिनपनाह नगर दिल्ली की स्थापना करता हूं। किसकी? दिनपनाह। दिल्ली के समीप मैं दिनपनाह नामक नगर की स्थापना करता हूं 1533 ईस्वी में। 1533 में मैं क्या करता हूं कि दिनपनाह नामक नए नगर की स्थापना करता हूं। जी हाँ, दिनपनाह नामक नगर की स्थापना करता हूं। जी हाँ, और ज्योतिष में विश्वास होने के कारण 7 रंग के कपड़े पहनता था। संडे को पीला पहनता था, सैटरडे को काला पहनता था और मंडे को सफेद पहनता था। ऐसा कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। लेकिन मुझको कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुझे अच्छी बातें भी कहते थे। इसी ने तो कह दिया मुझे, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपना जान दे दिया। एक व्यक्ति थे अबुल फजल, जो कि हुमायूं को इंसान कामिल, मुझे इंसान कामिल भी कहा गया। जी हाँ, मुझ हुमायूं को
अबुल फजल कहते हैं कि हुमायूं तू इंसान एक कामिल है। मैं भी खुश हो गया। जी हाँ, इंसान एक कामिल कहा गया। मुझे क्या कहा गया? इंसान एक कामिल कहा गया। जी हाँ, हुमायूं के प्रशासन में सहायता के लिए अहल ए मुराद की मैंने स्थापना की। मैंने क्या किया? अपने शासन में, प्रशासन में सहायता करने के लिए अहल ए मुराद का मैंने क्या किया? गठन किया, जिसमें नर्तक और नर्तकियां शामिल थे। डांस और डांसर्स का मैं शौकीन था। जी हाँ, मैं डांसर समझते हो ना, डांस। जी हाँ, नर्तक और नर्तकियों को मैंने शामिल किया। अहल ए मुराद का संस्थापक कौन था? अहल ए मुराद का गठनकर्ता कौन था? मैं खुद था। मैं ही हुमायूं मैं था। मैंने अहल ए मुराद का गठन किया। जी हाँ, मैंने क्या किया? अबुल फजल ने मुझे इंसान एक कामिल कहा। क्या कहा? इंसान एक कामिल। किसने कहा? अबुल फजल ने मुझे क्या कहा? इंसान एक कामिल कहा। ऐसा कहानी थोड़ी सी और आगे चलती है। दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत मैंने की। मीना बाजार, बक्सर में भी एक मीना बाजार है। जी हाँ, तो ये मीना बाजार की शुरुआत की, जिसमें कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगाती थी और राज परिवार के लोग जाकर क्रय करते थे। जी हाँ, मैंने मीना बाजार का शुरुआत किया, जिसमें लड़कियां क्या करती थी? कर्मचारियों की पत्नियां, कर्मचारी जो मेरे यहाँ काम करते थे, उनकी जो वाइफ्स थी, वो क्या करती थी? वो सेलर का काम करती थी। और खरीदने का काम कौन करते थे? तो ये राज परिवार के लोग, जो राजशाही लोग थे, वो लोग खरीदने का कार्य करते थे। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, हुमायूं के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं, उसको याद करने के लिए छोटा सा लाइन याद करना। दे 24। हुमायूं ने क्या कहा? दे 24। हुमायूं ने क्या कहा? दे 24। दे 24 हुमायूं। दे 24 हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया? दे 24 का युद्ध किया। दे से देवरा का युद्ध, चौ से चौसा का युद्ध, बीस से बिलग्राम का युद्ध और सौ से सरहिंद का युद्ध। यानी दे से देवरा, चौ से चौसा, बीस से बिलग्राम, 80 से सरहिंद। दे 24 का युद्ध किसने किया? तो यह किया था, हुमायूं ने किया था। ऐसा देवरा कब लड़ा गया? 1531 में। देवरा कब लड़ा गया? 1531 में। चौसा 1539 में। बिलग्राम या कन्नौज 1540 में। और सरहिंद कब लड़ा गया? 1555 में। दे 24 हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का क्रम। दे 24, दे से देवरा, चौ से चौसा, बीस से बिलग्राम, जी हाँ, 80 से सरहिंद। जी हाँ, दे 24, दे से देवरा, चौ से चौसा, बीस से बिलग्राम और 100 से सरहिंद। दे 24 का युद्ध किसने लड़ा? हुमायूं ने लड़ा। ऐसा देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम या कन्नौज 1540, सरहिंद 1555। ऐसा ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो था वह शेरशाह यानी शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर खान के विरुद्ध हुमायूं ने क्या किया? कूच कर डाला तथा 1537 के अंतिम दिनों पे चुनार पर घेरा डाला। ठीक है, 1537 के अंतिम दिन चल रहे थे, उसने चुनार पर घेरा डाल दिया। किसने? हुमायूं ने, यानी मैंने। ठीक है, अफगानों ने क्या किया? जो अफगान शासक थे, लाइक सूरवंश वाले, शेरशाह वाले, वो लोगों ने क्या किया? डट कर मेरा सामना किया, वीरतापूर्वक किले की उसने रक्षा किया। फिर शेर खान ने क्या किया? जो मेरा विरोधी था शेर खान, उसने क्या किया? रोहतास के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया। अब शेर खान जो है वह क्या करता है कि रोहतास के मजबूत किले पर अधिकार कर लेता है अपना, और फिर बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। अब शेरशाह भी इधर प्रमुख दुश्मन के रूप में था, वह भी क्या किया? बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी जो थी गौड़, उसको क्या किया उसने? तो वहां पर उसको अपने अधिकार में ले लिया। ऐसा अब देखिए, गौड़ को जीतने के बाद शेर खान ने प्रस्ताव भेजा। शेर खान वही जो आगे चल के शेरशाह हो जाएगा। तो शेर खान ने प्रस्ताव भेजा कि यदि बंगाल उसके अधिकार में दे दे, उसने मुझसे कहा, शेर खान ने, कि सर यदि आप बंगाल में अधिकार में दे देंगे तो वह बिहार उसे सौंप देगा और 10 लाख दिनार सालाना देगा। जी हाँ, उसने कहा कि अगर आप सौंप देते हैं मुझे तो मैं आपको 10 लाख दिनार भी दूंगा बिना युद्ध किए। लेकिन मैंने क्या किया कि हुमायूं ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैंने उसके शांति वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बंगाल पर चढ़ाई करने का मैंने निर्णय ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया कि उस बंगाल पर चढ़ाई करने का निर्णय ले लिया और अपनी सेना को मैं बक्सर, यही बक्सर की बात कर रहा हूँ, बक्सर के पास जो चौसा है वहां तक लेकर आया। वहीं पर भिड़ंत हो गया किससे? शेर खान के साथ।
भिड़ंत हो गया शेर खान, कर्मनाशा तक मैंने अपनी सेना को ला दिया था। कर्मनाशा जो कि नदी है, आप लोग देखे होंगे अगर बक्सर से संबंध रखते हैं तो कर्मनाशा नदी तक मैंने अपनी सेना को ला दिया था, पूर्वी तट पर मैंने ला दिया था कर्मनाशा की। यहीं पर भिड़ंत हो जाता है किससे? शेरशाह सूरी और मुझ में यानी मैं हुमायूं, दोनों का भिड़ंत हो जाता है। जबरदस्त लड़ाई चलती है, लेकिन उस लड़ाई में जीतता कौन है? शेरशाह। जी हाँ, शेरशाह जीत जाता है। मैं क्या करता हूं कि घोड़े सहित गंगा नदी में मैं कूद गया और मुझे एक भिस्ती क्या करता है? बचाता है, और मैं उसके उपकार स्वरूप उसको एक दिन का बादशाह घोषित किया था। जी हाँ, मैंने एक भिस्ती को एक दिन का बादशाह घोषित किया था। तत्पश्चात 1540 बिलग्राम कन्नौज में एक युद्ध और होता है। 1540 बिलग्राम कन्नौज में फिर से भिड़ंत होती है, और मैं इस बार क्या किया कि भाग गया और भागकर मैं निर्वसन की जिंदगी जीने लगा। जी हाँ, मैं भाग गया और भाग के क्या किया? मैं निर्वसन की जिंदगी जीने लगा, भगोड़ा का जिंदगी जीने लगा। और भागते भागते मैं पहुंचा हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जामी के घर। वहां उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, बड़ी खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरा दिल मचल उठा और मैं जाकर उसको प्रपोज कर दिया, और मैंने बोला हमीदा बानो बेगम को, हमीदा विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये देखिए, मैं भगोड़ा का जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन भाई कैरेक्टर तो मैं पहले से खतरनाक था, और लड़की देखा नहीं कि मैं उसे प्रपोज कर दिया और बोल दिया विल यू मैरी मी हमीदा। और हमीदा बानो बेगम को भी देखिए, उसको भी प्यार का भूत सवार था, और वो भी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ली। हम दोनों के बीच मोहब्बत हो गई, आंखें चार हो गई, और हम दोनों एक दूसरे में इंगेज हो गए। और शायद हमीदा बानो बेगम नहीं मिली रहती तो कालांतर में एक बहुत बड़ा मुगल शासक अकबर का जन्म नहीं हुआ रहता। इसलिए हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जन्म लिया था मेरा सर्वश्रेष्ठ पुत्र अकबर। तो कहानी थोड़ी सी और आगे ले चलते हैं। चलिए, अब क्लास अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। देखिए, हमीदा बानो बेगम से वो निकाह कर लेता है कब? 1541 में। जी हाँ, निर्वसन की जिंदगी जीते हुए, भगोड़ा की जिंदगी जीते हुए भी मैंने क्या किया? तो हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम कौन थी? वे मेरे हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जानी की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। मैंने उससे निकाह कर लिया, मुझे उससे मोहब्बत हुई, और मैंने 1541 में क्या किया? उसे निकाह कर लिया, उसे शादी कर लिया। और उसी हमीदा की गर्भ से जन्म लेता है कौन? अकबर, जो कि मुगल काल का एक बहुत बड़ा बादशाह साबित होगा इन फ्यूचर। मैं पुनः गद्दी पर बैठता हूं 1555 में। जी हाँ, युद्ध में अकबर भी मेरा मदद करता है ऐसा। और सिकंदर सूर से मैंने गद्दी को छीना था। किसे छीना था? सिकंदर सूर से मैंने गद्दी को छीना था। जी हाँ, सिकंदर सूर से मैंने क्या किया था? गद्दी को छीना था। और मैं थोड़ी सी बात करता हूं, मेरी मृत्यु, मैं मर कब गया? तो दीन पनाह भवन की दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, दीन पनाह भवन दिल्ली में जो मैंने दीन पनाह 1533 में मैंने यह बनवाया था नगर दीन पनाह 1533 में, इसमें एक पुस्तकालय था शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मैं 1 जनवरी 1556 को एकदम अफीम खा के मैं मस्त था, एकदम पूरा अपने जिंदगी में जी रहा था, अफीम खा के दम मस्त था। और 1 जनवरी 1556 को मैं गिर गया, और गिर के मेरी मृत्यु हो गई। और शेरमंडल की सीढ़ियों से, शेरमंडल पुस्तकालय है, क्या है? पुस्तकालय है। कहां पर? दीन पनाह। जी हाँ, दिल्ली के नजदीक। मकबरा मेरा दिल्ली में स्थित है, आकर देख लेना तुम लोग। मेरी पत्नी थी हाजी बेगम, उसी ने महल के समीप ही मकबरे का निर्माण करवा दिया। और मेरी जीवनी के बारे में हुमायूंनामा लिखा गया, जो कि मेरी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। और मेरे मरने के बाद यहीं पर मुगल काल जो है कुछ समय के लिए रुक जाता है, और सॉरी रुक नहीं जाता है। 1541 से जब मैं निर्वसन की जिंदगी जी रहा था, तो उस समय क्या होता है? कुछ समय एक नया वंश आता है, सूरवंश। तो अगले वीडियो में हम लोग शेरशाह सूरी और सूरवंश को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे मेरा उत्तराधिकारी अकबर से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और लोगों को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद, भारत माता की जय, और कलम क्रांति जिंदाबाद।